JIT रिपोर्ट के साए में ऑपोजिशन इकट्ठा हो रही है। उधर नून लीगी क़यादत की सोच विचार जारी, नए प्लान तरतीब दिए जा रहे हैं। इस्तीफा दें, नाअहल हों या कानूनी जंग लड़ें। अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनने वाली JIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज की जाएगी। मरबूत रिपोर्ट है, खामियां तलाश करना आसान नहीं होगा। फाटा इस्लाहात पर सियासत तो सबने की, लेकिन कबायली इलाकों को उनका हक नहीं दिला पाया कोई। अब जमात इस्लामी सड़कों पर आ रही है, 20 जुलाई से तहरीक चलाएगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑर्बिट नाजिया और मैं हूं नाजिया आशर। JIT की रिपोर्ट जो तूफान उठाया, उसके असरात मुल्क भर की सियासी और माशी फिजा में फैले हुए नजर आ रहे हैं। आज दिन भर जारी रहने वाली हलचल बता रही है कि ये तूफान जल्दी छटने वाला नहीं है। क्या होगा, क्या होने जा रहा है? वज़ीर आज़म इस्तीफा देंगे, नाअहल करार पाएंगे या कानूनी जंग तवील हो जाएगी? कई सवाल हैं जिनके जवाबात आना बाकी हैं। ऐसे में हुकूमत अपना और ऑपोजिशन अपना मौक़िफ़ सामने रख रही है। इसके असरात आज स्टॉक मार्केट पर भी पड़े हैं। यकदम मंदी देखने में आई है, 2100 पॉइंट्स की कमी हुई है। एक जानिब JIT रिपोर्ट के मईशत पर असरात नजर आ रहे हैं, तो दूसरी जानिब इस रिपोर्ट के बाद सियासी मंजरनामे में हलचल मची हुई है। PTI JIT की रिपोर्ट के बाद मुतहरिक हुई है। उन्होंने ऑपोजिशन से राब्ते किए हैं। खुर्शीद शाह से शाह महमूद कुरैशी की बड़ी ही अहम मुलाकात हुई। MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार से भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसके बाद इम्कान ये है कि फारूक सत्तार शायद कल इस्लामाबाद पहुंचे और ऑपोजिशन लीडर्स से मुलाकात करें। इन तमाम मुलाकातों का मकसद हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन की मुश्तरका स्ट्रैटेजी तरतीब देना है, क्योंकि PTI ने इस बार सड़कों पर आने के बजाय पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में मैदान लगाने का फैसला कर लिया है। PTI तमाम ऑपोजिशन को साथ मिलाकर मरबूत हिकमत अमली तश्कील देना चाहती है, जिसके लिए कल कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त दी जाएगी। ये इजलास 1 पॉइंट एजेंडे के तहत बुलाया जाएगा। इस इजलास में वज़ीर आज़म को उनकी पार्लियामेंट में तकरीर याद दिलाई जाएगी, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि अगर उन पर कोई एक भी इल्ज़ाम साबित होगा तो वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। उनकी इस तकरीर को बुनियाद बनाकर ऑपोजिशन मियां साहब से इस्तीफे का मुतालबा करेगी और बज़ाहिर अब तक तमाम जमातें इस मुतालबे पर मुत्तफ़िक दिखाई दे रही हैं। PTI, पीपल्स पार्टी, MQM इस 1 पॉइंट एजेंडे पर इत्तेफाक कर चुकी हैं। इसके अलावा PTI ने सुप्रीम कोर्ट में भी पैनामा केस को लेकर हिकमत अमली तैयार कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट में PTI दीगर पटिशनर्स, जिसमें अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और शेख रशीद शामिल हैं, उन्हें साथ लेकर चलेगी और अदालत से इस मामले की मजीद तहकीकात करने के बजाय फैसला सुनाने की दरख्वास्त की जाएगी। या अगर तहकीकात ज़रूरी हुई तो फिर नैब को रेफरेंस भेजने के बजाय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नैब की 4 या 5 रुकनी टीम से तहकीकात कराने की दरख्वास्त होगी। तो ये सारी सूरत हाल है। तमाम अपोजिशन लीडर्स इस वक्त हुकूमत के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। आज सबने मुख्तलिफ मकामात पर मीडिया से गुफ्तगू की। कौन कौन क्या क्या कह रहा था, पहले जरा ये सुनिए। सिर्फ नवाज शरीफ का इस्तीफा नहीं हम अब मांगते हैं, शहबाज शरीफ का इस्तीफा मांगते हैं, ये रिपोर्ट सारी देख के, और इसहाक डार का तो फौरी तौर पे इस्तीफा मांगते हैं। नैब में जाने से पहले नवाज शरीफ का इस्तीफा लिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट से मैं इस्तदा इसलिए करूंगा कि अब केस में गुंजाइश कोई नहीं, पप्पू पांचों में फेल है जी। इस JIT की रिपोर्ट के बाद नवाज शरीफ साहब इखलाकी, कानूनी और सियासी जवाब खो बैठे हैं और उन्हें फिल फौर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। जो लोग गलगपाड़ा करके और शोर बर्पा करके और गर्द गुबार उड़ा के असल हक़ायक़ छुपाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि गर्द गुबार ना हो ताकि कौम के सामने हक़ायक़ आ जाए। ऑपोजिशन लीडर्स की तकारीर आपने सुनी। सबके सब JIT रिपोर्ट की बुनियाद पर वज़ीर आज़म से इस्तीफे पर मुत्तफ़िक दिखाई दे रहे हैं। अलबत्ता हुकूमत फ़िलहाल ऐसे किसी मूड में नहीं है। उन्होंने JIT की रिपोर्ट को मुस्तरद किया है, इसे नामुकम्मल करार दिया है और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। JIT रिपोर्ट में खामियां और तहकीकात का जो तरीक़ाकार है उसको भी चैलेंज किया जाएगा। इस हवाले से हुकूमती टीम भी आज मीडिया से मुखातिब हुई, उनका भी मौक़िफ़ सुन लेते हैं। पार्टियों के साथ एफिलिएशन की बदौलत इन पूरे संदूकों और अटैची केस में से इमरान खान और शेख रशीद निकले हैं
शेख रशीद और इमरान खान कैसे पहले वो बात कर देता था जो JIT ने आज की या कल की या यस्टरडे की है। शेख रशीद और इमरान खान को कैसे पता चल जाता था कि वो जो बयानात अंदर इसहाक डार साहब दे के हैं या शहबाज शरीफ साहब दे के आए हैं, तो वो क्या क्या सवालात जवाबात हुए हैं। हुकूमत और अपोजिशन के मौक़िफ़ से वाज़ेह है कि तसादुम की क्लैश की सी फिजा बन रही है। हुकूमत वज़ीर आज़म के इस्तीफे को तैयार नहीं और अपोजिशन इस्तीफे के बगैर मानने वाली नहीं। यहाँ JIT रिपोर्ट के उन पहलुओं का जिक्र भी ज़रूरी है जिन्हें हुकूमत चैलेंज कर सकती है, क्योंकि बज़ाहिर अब तक जितनी भी डिटेल्स सामने आई हैं उनके तहत ये रिपोर्ट बड़ी मरबूत मालूम हो रही है। लेकिन नून लीग के मुताबिक इस रिपोर्ट में खामियां मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर रिपोर्ट में कोई मुस्तनद मवाद या दलील शामिल नहीं, ये नून लीग का कहना है। ज़राए से मिलने वाली रिपोर्ट्स को अदालत में बतौर शहादत पेश नहीं किया जा सकता, ये भी नून लीग का कहना है। जबकि JIT के 6 में से 4 अरकान ऐसे हैं जिनका फौजदारी मुकदमात और कानूनी शहादत का कोई तजुर्बा नहीं था। ये एतराज़ उठाया है नून लीग ने। इसके अलावा हुकूमत JIT की वीडियोज़ रिकॉर्डिंग बगैर एडिट सामने लाने का भी मुतालबा कर रही है। ये तमाम वो निकात हैं जिनकी बुनियाद पर हुकूमत अब JIT रिपोर्ट को चैलेंज करने जा रही है। लेकिन क्या ये तमाम निकात दुरुस्त हैं? इसी पर हम बात करेंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपका। JIT रिपोर्ट में वज़ीर आज़म की ऑफशोर कंपनीज हैं, जाली दस्तावेजात हैं, असासों और ज़राए आमदनी में जो अदम तवाज़ुन है वो उसकी निशानदेही कर दी गई। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने तो इस रिपोर्ट को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया है। इसको चैलेंज करने जा रहे हैं मंडे को वो कोर्ट के अंदर। आप क्या कहते हैं, कानूनी पहलू कौन से हैं जो चैलेंज किए जाएंगे? एस्पेक्ट्स होंगे। फैक्चुअल एस्पेक्ट्स पे अगर चैलेंज करना है तो उसका तरीका ये होता है कि रिपोर्ट के जो इक्तबासात हैं वो रख लेंगे और एक कॉलम बनाएंगे जिसमें कि रिपोर्ट के इक्तबासात लिखेंगे और दूसरे कॉलम में वो अपना जवाब देंगे। अगर कोई रिपोर्ट में कोई गलतियां हैं फैक्चुअल तो वो उनको पॉइंट आउट करेंगे और फिर वो सुप्रीम कोर्ट को एडजुडिकेट करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर वो रिपोर्ट के कंटेंट्स को वो डिनाई नहीं करते तो फिर बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए रिपोर्ट को रिफ्यूट करना ऑन द फैक्चुअल प्लेन। अब रहा लीगल प्लेन, तो लीगल प्लेन पे तो जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था वो वक्त था चैलेंज करने का। उस वक्त तो इन्होंने कोई लीगल जो पॉइंट्स हैं नहीं उठाए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा भी था कि अगर आपके कोई भी जुरिसडिक्शनल ऑब्जेक्शंस हैं तो आप बताएं। बल्कि जब ये JIT फैसला आ गया था, JIT फॉर्म हो गई थी, तो उसके भी तकरीबन इनको 1 माह का अरसा टाइम था, उसमें ये रिव्यू फाइल करते। इन्होंने रिव्यू भी फाइल नहीं किया। वो ऑप्शंस जो थे वो इन्होंने खुद क्लोज किए जी। लेकिन अगर हम माजी की तारीख देखें और जुडिशरी के मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स देखें तो इनके केस में जुडिशरी ने हमेशा डिले को कंडोन किया। तो ये जो डिले है, अगर इनके कानूनी नुक्ते जो है अगर सही तरीके से अगर उठाए गए, अगर वो प्रॉपरली उनको प्लीड किया गया इनके वकीलों की तरफ से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को वो जो इनकी कंटेंशंस हैं, गुजारिशात हैं, उनको सुनना पड़ेगा। और वो किस हद तक वकला जो हैं वो इनके केस को आर्ग्यू करेंगे जी। मुझे लगता है कि इनके वकला जो हैं वो इनके केस को ज़्यादा आर्ग्यू लीगल प्लेन पे नहीं कर सकेंगे। और उसकी मेन वजह यह है कि वो इस वक्त कभी नहीं चाहेंगे कि वो जुडिशरी को ये बताएं कि जुडिशल प्रेसिडेंट्स जो रिसेंट पास किए हैं वो कोई उनमें कोई कानूनी हुक्म था, क्योंकि वकला जो हैं वो इस वक्त कोशिश यही करेंगे कि वो जुडिशरी को एम्बेरस ना करें और जुडिशरी का साथ दें, और इनको वो समझेंगे कि इस वक्त ये एक डूबती हुई कश्ती है इस पे, इसलिए इनके लिए ज्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है। जिस तरह आपने जिक्र किया अपनी गुफ्तगू में कि नून लीग ने पहले ही बहुत सारे ऑप्शंस थे जिनको क्लोज किया है, डिले किया है। अब JIT रिपोर्ट के बाद वजीर आजम पर इस्तीफे के लिए अपोजिशन जमातें हैं, वकला हैं, उनकी जानिब से भी मुसलसल दबाव बढ़ रहा है। ऐसे हालात में आपको लगता है कि वजीर आजम किसी किस्म की कानूनी जंग लड़ने की पोजिशन में हैं? मैं यही कह रहा था कि उनके लिए ऑप्शंस जो है ना वो बहुत कम हो गए हैं। इखलाकी तौर पे तो वो इस वक्त बहुत हुआ है, क्योंकि उन्होंने इखलाकी तौर पे तो बार बार ये कहा था कि हमें अदलिया का बड़ा एहतराम है, अदलिया जो भी फैसला करेगी हम अदलिया के सामने सारे अपने कार्ड्स रख देंगे, हम तमाम असासाजात जो हैं उनकी तमाम तफसीलें जो हैं वो पेश करने को तैयार हैं जी। और जब तफसीलें पेश करने की बारी आई तो उन्होंने अपने बच्चों को आगे कर दिया, जो कि बिल्कुल बच्चे थे, हार्डली टीन एजर्स थे या एडोलेसेंस में थे, जब से ये मियाँ साहब जो हैं पाकिस्तान के कभी तो मुख्तलिफ सूबा पंजाब के वज़ीर आला बने 2 दफ़ा,
3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने, ये सब छोटे छोटे बच्चे थे। मरियम साहिबा भी बच्ची थी, हुसैन, हसन नवाज, ये सब छोटे थे। तो इनको अब आगे कर दिया, जबकि कौमी असम्बली की जो तकरीर थी और वो जो कौम को कॉन्फिडेंस में लिया था, तो सारे असासाजात को इन्होंने खुद एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। तो ये जो एक बहुत बड़ा तजाद है, उसके बाद इनके पास कुछ रह नहीं गया। इनको अब पूरे का पूरा जो स्टांस है चेंज करना, पूरा यू टर्न मारना इस वक्त इस बिलेटेड स्टेज पे, तो अब तो ये बुरी तरह से अपनी साख जो है ना वो, क्योंकि इखलाकी जब साख आपकी खो दें, साख बहुत असरअंदाज हुई है। खान कादिर साहब, गलतियों पर गलतियां की हैं मुस्लिम लीग नून ने। अब एतराज़ात ये हैं कि रिपोर्ट में कोई दलील नहीं है, कोई मुस्तरद मवाद पेश नहीं किया गया। फिर ये भी कहा जा रहा है कि ज़राए से रिपोर्ट है, तो सोर्स से जो रिपोर्ट होती है अदालत में बतौर शहादत अहमियत नहीं होती उसकी। मुस्लिम लीग नून का जो ये मौक़िफ़ है, इसको आप कहाँ तक दुरुस्त समझते हैं? कोर्ट में ये मौक़िफ़ कोई हेल्प कर सकेगा हुकूमत की? देखें, इन्होंने जो भी मौक़िफ़ देना है रिपोर्ट को, जैसे मैंने आपको कहा, रिपोर्ट के इक़्तिबासात जो है उनको सामने रखा जाएगा और इनको पैरा बाय पैरा, लाइन बाय लाइन जो आप देना होगा उस रिपोर्ट का। ये वेग टर्म्स में कह देना कि जी ये रिपोर्ट गलत है, हम नहीं मानते, ये अदालत में चीज़ नहीं चलती। स्पेसिफिकली इनको वो डिनाई करने होंगे पोर्शंस, और अगर ये स्पेसिफिक डिनाई करते हैं उन पोर्शंस को स्पेसिफिकली, तो फिर इश्यूज बिल्कुल बनेंगे कि फैक्चुअली वो इस वक्त इन्होंने फैक्ट्स एडमिट नहीं किए। लेकिन जहाँ तक इनके असासाजात का ताल्लुक है, वो तो सबको पता है कि असासाजात की हद तक तो इन्होंने एडमिट कर लिया है। और जैसे मैं बारहा कह चुका हूँ अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कि वो जो लॉ बनाया गया था एसेट्स बियॉन्ड नॉन सोर्स ऑफ इनकम का, वो मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत में बनाया गया था 97 में जी। और उसके जो प्रोविजंस हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, उसका जो लीगल फ्रेमवर्क है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए नामुमकिन हो गया उनको क्लीन चिट देनी। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसके रजिस्ट्रार ने इस पिटीशन को फ्रिवलेस करार दिया था। लेकिन जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया, तो ये 7-8 माह का बहुत तवील अरसा इनको मिला कि ये एक्सप्लेन कर सकें उस लीगल फ्रेमवर्क को सामने रखते हुए अपने एहसासाजात। और तमाम तर इनकी जो डिलेज हुए, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के लिए पॉसिबल नहीं रहा था कि इनको क्लीन चिट दें, बल्कि 2 जजेस ने तो क्लियर तौर पर कह दिया कि ये सादिक और अमीन नहीं रहे और इन्होंने अब सही स्टेट नहीं किया और अपने एहसासाजात जो इन्होंने छुपाए हैं, वो सारी बड़ी सख्त डैमेजिंग बातें उन 2 जजेस ने इनके खिलाफ लिखी और इन 3 जजेस ने भी इनसे डिसएग्री नहीं किया। तो अब बहुत ही ये मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं जी। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट पे भी बहुत बातें हुई जिसमें कहा गया कि बहुत डिले हो गया, तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसके लिए एक नादिर मौका है कि अपनी पोजीशन को विंडिकेट करे। इसलिए ये जो 3 जज साहिबान हैं, इनकी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द उसी तरफ ये अपना रुख रखें जो कि पहले 2 जजेस ने रखा है। और प्रॉबेबली ये भी प्राइम मिनिस्टर साहब को अब डिस्क्वालीफाई इसलिए कर देंगे कि इससे पहले जो जुडिशल प्रेसिडेंट्स हैं जो रिसेंटली इन्होंने ले किए हैं इस प्रेजेंट अदलिया ने, उसमें बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस को सादिक और अमीन की ग्राउंड पे नाअहल करार दे दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो हैं वो पाबंद हैं आर्टिकल 25 के तहत कि कानून को यकसानियत से अप्लाई किया जाए। ये नहीं हो सकता। इसी पहलू पे मैं बात करना चाह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान और उनकी जो पोजीशन है इस वक्त जेआईटी को लेकर तो बहुत कंट्रोवर्शियल बातें होती रही हैं। एक और जो एतराज अब उठाया गया है वो ये है कि जेआईटी के 6 अरकान हैं, तो उसमें से 4 अरकान को फौजदारी और कानूनी शहादत का कोई तजुर्बा नहीं है। ये एतराज आप समझते हैं कि ये आखिरी हतमी रिपोर्ट आने के बाद ही क्यों उठाया गया, पहले भी इस पर क्यों नहीं बात की गई? और अगर अब ये एतराज उठाया भी गया है तो क्या ये रिपोर्ट के मयार पर कोई असर डाल सकेगा? आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि शुरू में तो इन्होंने मिठाई बांटी थी जी, लेकिन अक्सर लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि इन्होंने मिठाई क्यों बांटी थी। इन्होंने मिठाई बिल्कुल सही बांटी थी, क्योंकि वो जो 3 जज साहिबान हैं उन्होंने जेआईटी बना के इस मामले को एक तरह से अल्तवा में डाल दिया था। मजीद 2 माह देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये शुरू से मुझे पता था कि जेआईटी की रिपोर्ट भी उन 2 जजों की फाइंडिंग से मुख्तलिफ नहीं हो सकती। तो वो एक इनको जो लीज ऑफ लाइफ 2 महीने की दी गई थी वो वाकई ही मिठाई बांटने वाली बात थी। वो बहुत बड़ी फेवर सुप्रीम कोर्ट ने इनको दी थी।
उस सारी फेवर के बावजूद वक्त इतनी जल्दी गुजरा कि GIT की रिपोर्ट भी सामने आ गई और अब ये फिर वापस आ गए, दे आर बैक टू स्क्वायर वन। तो वो 2 माह इनको बिल्कुल मिले। ये अगर 2 माह ना मिलते तो अब तक ये मेरा ख्याल है कि मामला मंतकी अंजाम तक काफ़ी हद तक पहुंच गया होता। लेकिन अब इन 2 माह की वजह से अब इनको ये भी मौका मिल गया है कि ये अब इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, मज़ीद तखीरी हरबे जो हैं इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। और उसी के तहत अब ये कह रहे हैं कि जी वो जो 4 जजेस थे उनके शायद अब वो कल को कह दें कि उनके जो इम्तिहानात थे वो भी इन्होंने सही तरीके से नहीं दिए, या उनके अब पुराने पेपर्स निकलवा लें या उनके पुराने रिजल्ट्स निकलवा लें और कहें जी कि वो भी अप टू द मार्क नहीं थे। लेकिन ये इट इज़ टू लेट इन द डे नाउ। ये तमाम जो एतराज़ात हैं ये फ्रिवलस हैं। इनको स्पेसिफिकली रिपोर्ट को चैलेंज करना होगा और फैक्चुअल प्लेन पे और लीगल प्लेन पे। लेकिन लीगल प्लेन पे जो आजकल के वकला हैं वो नहीं सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़े होते, वो लॉ नहीं कोर्ट करते, और इनके लिए तो बिल्कुल ही वो लॉ कोर्ट नहीं करेंगे इस वक्त। और ये बहुत मुश्किल सूरत हाल में है। ये तो अब इनकी जो अपनी अगर ये खुद तैयारी करके अगर अपना केस प्लीड करें मियां नवाज शरीफ, तो मेरा ख्याल है वो बेहतर प्लीड करेंगे। तो ये मामला कितना तूल पकड़ेगा इरफान कादिर साहब, आप क्या समझ रहे हैं? ये जो कानूनी जंग अब चलेगी कितना तवील हो सकती है? ये GIT की हतमी रिपोर्ट में वज़ीर आज़म और उनके बच्चों के खिलाफ जो नैब में रेफरेंस भेजने की सिफारिश की गई है, रिपोर्ट को देखते हुए क्या ये मामला अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जाता नजर आता है, या सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले पर कोई फैसला सुना सकती है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब ज़्यादा डिले नहीं कर सकती क्योंकि सारी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। ऑलरेडी जो डिले हुआ है वो भी कोई अच्छी चीज़ नहीं हुई, और अब सुप्रीम कोर्ट कोशिश करेगी कि अपनी पोजीशन को विंडिकेट करे और जल्द अज जल्द इसमें फ़ैसला दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ये 3 जज साहबान जो हैं खुद ऑन ट्रायल हैं, तो अब ज़्यादा डिले नहीं होगा। और मुझे लगता है कि वो अब इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएंगे। और जहाँ तक रहा करप्शन के मामले का ताल्लुक, उसका जो क्रिमिनलिटी का एस्पेक्ट है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है, खुद ट्रायल नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट। वो आप सही फरमा रही हैं, वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में मामला जाएगा, लेकिन उससे पहले चेयरमैन नैब जो हैं उनको सारी चीज़ से डील करना पड़ेगा, क्योंकि GIT की अपनी रिपोर्ट में भी ये रिकमेंडेशन है जो कानून के मुताबिक है, और प्रॉबली सुप्रीम कोर्ट भी उस रिकमेंडेशन से एग्री करेगी जहाँ पे कहा गया है कि ये मामला जो है अब नैब में जाना चाहिए, और नैब एक रेफरेंस जो है वो भिजवाए अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में। तो अगर सुप्रीम कोर्ट एग्री करती है इस रिकमेंडेशन से तो फिर मामला नैब के पास जाएगा। चेयरमैन नैब को ये तमाम चीज़ों को इंडिपेंडेंटली देखना होगा, और चेयरमैन नैब को रीजंस देने होंगे, और रीजंस देने के बाद चेयरमैन नैब भी ये मामला जो है उनको भेजना पड़ेगा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में। और वो प्रोसेस जो है वो भी अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगर वो शुरू हो गया तो मेरा ख्याल है वो 2-3 माह में वो भी कंक्लूड हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल हमारे हमरा थे, जो कानूनी निकात है उनका बहुत ही मुफस्सल तरीके से तज्जिया कर रहे थे। GIT रिपोर्ट के कानूनी पहलुओं पर हमने बात की। अब कुछ सियासी पहलुओं की भी बात करते हैं। इस रिपोर्ट पर अपोजिशन एक अलायंस बना रही है। सारी की सारी अपोजिशन जमातें इस वक्त वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे में सियासी सिचुएशन क्या बनती है, इस पर हम बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें सीनियर तज्जियाकार लियाकत शहवानी ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया लियाकत साहब आपका। अपोजिशन वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांग रही है और हुकूमत ऐसे किसी मूड में नहीं है, तो ये तो है कि किसी ना किसी क्लैश की तरफ ये सूरत हाल जा रही है। कितना खतरनाक हो सकता है ये क्लैश? देखिए, इसका जो है हम पहले से तवक्को भी कर रहे थे कि अगर GIT की रिपोर्ट वो इस नौइयत की होगी जिसमें नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ या उनके बच्चों के ख़िलाफ़ कोई वाज़ेह सबूत अगर सामने आ जाते हैं तो अपोजिशन ने ज़ाहिर है ये मुतालबा करना था। और ये मुतालबा कोई नया मुतालबा नहीं है। उस वक़्त जब 2014 में पनामा इशू था नहीं, उस वक्त भी इमरान खान साहब ने धरना दे के यही मुतालबा किया था, कादरी साहब ने भी ये मुतालबा किया था। लेकिन अब फ़र्क ये है कि उस ज़माने में पीपल्स पार्टी वो नवाज शरीफ साहब के साथ थी, पार्लियामान सारे उनके साथ खड़ी थी। अब जितनी भी जमातें जो पार्लियामेंट के अंदर की अक्सरियती जमातें हैं अपोजिशन की, प्लस PTI और प्लस पाकिस्तान अवामी तहरीक व दीगर अपोजिशन जमातें सब मिलकर यकजा होकर रेजिग्नेशन का जो है वो मुतालबा कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में तसादुम अगर यही सूरत हाल रहती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है और पॉलिटिकल वर्कर्स दोनों तरफ के वो काफ़ी चार्ज हैं,
अगर दोनों तरफ से जल्द से जुलूस शुरू हुए, आज वकला ने भी कह दिया कि वो भी इस्तीफे का मुतालबा करते हैं, और अगर इस्तीफा नहीं दिया जाता तो वकला भी वो एक तहरीक चलाने के मूड में हैं। और साथ ही साथ आप देखें कि मीडिया एज अ फोर्थ पिलर एक नई जो डायमेंशन है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, मीडिया जर्नलिस्ट उनकी तरफ से ऐसा अभी तक कोई डायरेक्ट मुतालबा रेजिग्नेशन का नहीं आया, लेकिन इनके जो सिंपैथीज हैं हम वो देख रहे हैं कि एज ए इस मुल्क के शहरी होने के नाते उनके भी ऐसे जज्बात पाए जाते हैं। तो आप यूं समझें कि इस तरफ गवर्नमेंट एक तरफ है और कोर्ट, वकला, इंटेलिजेंशिया, अपोजिशन पार्टीज, इवन अवामी सतह पे भी कल की रिपोर्ट आने के बाद हवामी सतह पे भी ये महसूस किया जा सकता है कि अवाम भी नवाज शरीफ साहब का जो एक कैरिज्मा है, इस मुल्क के वज़ीर आज़म तीसरी दफ़ा रहे हैं और इस मुल्क के रूलिंग फैमिली के वो सरबराह भी हैं, उनके स्टेक्स हैं इस मुल्क में उनका 3 अशरों से एक पॉलिटिकल डायनेस्टी की शक्ल वो इख्तियार कर चुके हैं। ठीक है, आपने तमाम जो पहलू हैं वो तो सामने रखे लियाकत शेवानी साहब, लेकिन इस बार पीटीआई की अगर हम बात करें, सड़कों पर आने के बजाय तमाम अपोजिशन को मिलाना, पार्लियामेंट में मैदान लगाने का फैसला, वज़ीर आज़म के इस्तीफे के लिए आपको ये स्ट्रैटेजी कितनी कारामत लगती है? अच्छी हिकमत अमली लग रही है ये? इलेक्शन का आप इसको कह सकते हैं, इलेक्शन बिल्कुल करीब है और पूरी अपोजिशन ज़ाहिर है वो ये चाहेगी कि समहाउ गवर्नमेंट के खिलाफ कोई इशू अगर नहीं भी है, माजी में इस साल गवर्नमेंट को एक्सप्लॉइट करते हुए अपोजिशन पार्टीज़ वो सड़कों पे मैदानों में अपनी इलेक्टोरल जो गेन है उसके लिए तहरीकें चलाती रही हैं और जाहिर है कि अपोजिशन को इससे यकीनन फ़ायदा होगा। अपोजिशन की पार्टीज़ इस वक्त जो 4 साल में पीटीआई मैदान में ज़्यादा रही है लेकिन पीपल्स पार्टी कम रही है। अब कराची और गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी को जो 2 सीटें मिली हैं उसके बाद उनके हौसले अब बढ़ना शुरू हो गए हैं और पीपल्स पार्टी वैसे भी उनकी काफ़ी जो नशिस्तें हैं इलेक्टोरल्स जो है इलेक्टेबल्स वो पार्टी छोड़कर चले गए। उसके बाद एक कमज़ोरी पीपल्स पार्टी के हलकों में महसूस की जा सकती है और पीपल्स पार्टी ने वैसे भी बिलावल भुट्टो साहब को लॉन्च करना है पंजाब के महाज पे पीपल्स पार्टी की आप बात चलाना है। लियाकत शेवानी साहब, पीटीआई इससे पहले भी कई बार वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा कर चुकी है, लेकिन पीपल्स पार्टी हमेशा हुकूमत के लिए ढाल बनी रही है। इस बार उन्होंने भी इस्तीफा मांगा है, तो पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी चेंज हुई है इसकी वजह आप क्या देखते हैं? सिंध में नैब के केसेस की वजह से पीपल्स पार्टी नाराज है? नहीं, पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे उन्होंने अपनी सियासत को जिंदा रखना है और पीपल्स पार्टी पे ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो फ्रेंडली अपोजिशन करता रहा है और पीपल्स पार्टी की तारीख ये है कि बुनियादी तौर पे जो एजिटेशन की सियासत है, सड़कों की गली मोहल्ले की सियासत है, वो पीपल्स पार्टी करती रही है। लेकिन इस गवर्नमेंट में 4 सालों में खसूसन हमने महसूस किया कि पीपल्स पार्टी ने अपना स्पेस अवामी सतह पे गलियों सड़कों में लूज़ किया है और वो स्पेस ज़्यादातर पीटीआई के हाथों में चली गई है और इसका पीपल्स पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है और वो इस बात को महसूस भी करते हैं। और पीपल्स पार्टी अभी भी अगर जेआईटी की रिपोर्ट आने के बाद गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी तो ये जो एक तासुर है मजीद तकवीत पकड़ लेगी कि पीपल्स पार्टी खुद इस मुकमुका का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं, स्विस बैंक्स अकाउंट्स का इशू है। इसी खौफ से वो नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि करप्शन के खिलाफ कोई उनके नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई बड़ा फैसला ना आ जाए। अगर उनके खिलाफ आज फैसला आ जाएगा तो फिर कल पीपल्स पार्टी की बारी होगी, कल उनके खिलाफ भी जेआईटी बनेगी, कल वो भी सुप्रीम कोर्ट में खड़े होंगे। तो इस खौफ के की वजह से भी पीपल्स पार्टी वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की मूड में नज़र नहीं आती। इसके अलावा भी वफाक और जो सूबाई हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, उनके आपस में ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं रहे, एक दूसरे के खिलाफ खसूसन गुज़िश्ता 1 साल से इनका मुखालिफत और इख्तलाफ मौजूद है। लेकिन बाहर सूरत पीपल्स पार्टी व दीगर अपोजिशन पार्टीज़ को अपनी नई सफबंदी उनको करना है। अगला इलेक्शन का साल है, उन्होंने अवाम में जाना है और पीपल्स पार्टी मरकजी सतह पे चूंकि अपोजिशन में भी कोई बड़ा किरदार अदा नहीं कर सकती, उनकी पार्टी इस वक्त टूट फूट का शिकार है अपने। लेकिन इसका एक पहलू ये जो नैब वाला है उसको अगर आप लेकर आए, पीपल्स पार्टी की अपोजिशन अलायंस में शामिल होने की वजह नैब केसेस अगर हैं, हुकूमत इन केसेस में नरमी कर देती है, इनकी कोई डील बन जाती है, पीपल्स पार्टी से नवाज लीग के दरमियान कुछ राह हमवार होती है, तो फिर अपोजिशन अलायंस की क्या अहमियत रहेगी? ऐसा पहले भी तो हो चुका है माजी में कई बार।
देखिए, जहाँ तक करप्शन के चार्जेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, वो अब गवर्नमेंट के हाथों से निकलते जा रहे हैं। ये जो जेआईटी का जो रिपोर्ट आया है उसमें इन्होंने ये भी कहा है कि नैब को रेफर किया जा सकता है, ये केस उनकी एक रिकमेंडेशन है। और अगर आने वाले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट जेआईटी के रिकमेंडेशन के तहत नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केसेस हैं इसको अगर नैब के हवाले कर दिया जाता है तो फिर आप याद रखें नैब ये नैब नहीं रहेगा। जैसे जेआईटी से सुप्रीम कोर्ट या उसको सुपरवाइज करके उनकी बैकिंग करके काम लिया, इसी तरह नैब को जो है उसमें एक नई रूप पूंग कर नैब से भी जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का काम लेगा। तो पीपल्स पार्टी अगर इस वहम में मुब्तला है या इस गलतफहमी का शिकार है कि गवर्नमेंट को हम खुश करके नैब में जो हमारे केसेस जा सकते हैं, नैब से हमें हुकूमत नुकसान दिला सकती है, तो मैं नहीं समझता कि नैब अब उस तरह के बहुत शुक्रिया लियाकत शहवानी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे हमरा थे। जेआईटी की रिपोर्ट को लेकर जो सियासी मंजरनामा बन रहा है, जिस तरह से ऑपोजिशन इकट्ठा हो रही है और ऑपोजिशन जो स्ट्रैटेजी बना रही है, उस पर हमने बात की। अब एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद बात होगी फाटा रिफॉर्म्स की, जिस पर जमात इस्लामी सड़कों पर आने वाली है। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। कबायलियों को कौमी धारे में लाने के लिए हुकूमत ने कदम उठाया। फाटा इस्लाहात कमेटी बनी, सिफारिशात मुरतब की गई। फैसला हुआ कि आइंदा 5 साल में कबायली इलाकों में तामीर नौ, इक़्तिसादी तरक्की, रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। FCR का खात्मा होगा। फाटा को खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाने की सिफारिश की गई। NFC अवार्ड में फाटा के लिए 3% हिस्सा रखने का कहा गया। फाटा में बल्दियाती इंतखाबात और फाटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम की सिफारिश सामने आई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बेंच कायम करने की बात भी हुई। लेवीज में 20,000 मकामी अफराद को भर्ती करने का इशारा दिया गया। कबायली इलाकों की तरक्की के लिए 10 साला मंसूबा भी बना। सुनहरी ख्वाब दिखाए गए। फाटा इस्लाहात के लिए कानून साजी की तैयारी तक कर ली गई। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि कबायलियों की महरूमियों के खात्मे का वक्त आया है, लेकिन फिर अचानक ये सब कुछ थम गया। सारी तेजी सुस्ती में बदल गई और ना जाने क्यों फाटा पर ये तमाम आईनी तरामीम मौखर कर दी गई। और अब इस सारे मामले में मौलाना फजलुर रहमान का किरदार नुमाया दिखाई दिया। उन्होंने फाटा इस्लाहात बिल की मुखालफत की और मौक़िफ़ ये अपनाया है कि फाटा के अवाम से पूछे बगैर उनके मुस्तकबिल का फैसला नहीं हो सकता। इसी सारी सियासी गहमा गहमी में फाटा इस्लाहात का मामला दब कर रह गया। पनामा केस के बाद तो ये मामला आगे बढ़ा ही नहीं है। अब कई माह गुजरने के बाद फाटा इस्लाहात की गूंज फिर से सुनाई दी है। जमात इस्लामी आगे आ रही है और उन्होंने फाटा रिफॉर्म्स के लिए 20 जुलाई से तहरीक का ऐलान कर दिया है। ये तहरीक 1 माह तक जारी रहेगी और इस दौरान मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज होंगे, रैलियाँ निकाली जाएंगी। फाटा को KP में ज़म करने और FCR के खात्मे का मुतालबा किया जाएगा। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब आपका। हुकूमत ने फाटा इस्लाहात को लेकर बड़ी संजीदगी दिखाई थी, बड़े बड़े दावे भी किए गए थे। कमेटी बनी, सिफारिशात सामने आई, फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म करने का वादा तो हुआ, लेकिन जिस तेज़ी से काम होना था अमल दरामद नहीं हो सका। आप इसकी क्या वजह समझ रहे हैं? कुछ नहीं कर रही है, बल्कि सो गई है, भूल गई है। इसलिए जमात इस्लामी ने दोबारा हुकूमत को जुगाने के लिए और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए और इसको हतमी नतीजे तक पहुंचाने के लिए 20 जुलाई से खुद कबायली इलाकों में एक तहरीक शुरू करने का फैसला किया है, तहसील सतह पर भी और वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी। और बिलाखिर जब असम्बली सेशन होगा जी, तो वहाँ के लोग इस्लामाबाद भी आएंगे लॉन्ग मार्च की सूरत में एक धरने के लिए। इसलिए कि कबायली इलाकों के लोगों को अगर अब हक नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा जी। और जो लोग चाहते हैं कि उन पर दोबारा वही निज़ाम मुसल्लत किया जाए जिनके खिलाफ कबायली अवाम ने एक फैसला दे ही दिया है। और सरताज अजीज साहब की उम्मीद की कमेटी में हमारे अब भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद है, बहुत सारे नक़ाइस से भरपूर है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आज़ादी की तरफ बढ़ने का एक ही रास्ता, एक विंडो तो खुल जाए। इसलिए एक हतमी फैसले के लिए हम एक बार फिर मुतहर्रिक हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ FCR का खात्मा हो जो अंग्रेज़ का दिया हो एक ज़ालिमाना निज़ाम है। और हम चाहते हैं कि जिस तरह आवाम का मुतालिबा है खैबर पख्तूनख्वा के साथ इंतमाम हो और ये जनरल इलेक्शन से कबल हो। साहब, फाटा इस्लाहात को लेकर आप मुतहर्रिक हो रहे हैं, लेकिन मामला अटका हुआ फिर क्यों है? इसके पीछे मसला आपको क्या नजर आता है?
बुनियादी तौर पर सियासी मसला है या फिर इंतजामी रुकावटें हायल की जा रही हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब भी कबायली इलाकों को कोई हुकूक मिलने का लम्हा आता है तो एक लाभी ऐसा है जिसका मौजूदा निज़ाम ही में फ़ायदा है। अब देखिए, 2 दिन कबल मैं एक एजेंसी में गया था, तो पॉलिटिकल एजेंट से मैंने पूछा कि क्या अब भी दस्तरखान के नाम पे कुछ लोगों को आप बड़ी बड़ी अमाउंट देते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, अब भी। तो आप अंदाज़ा कर ले कि सिर्फ दस्तरखान के नाम पर एक मलक साहब को 90,000 1 लाख रुपए वैसे मिलते हैं, तो वो तो खुश है कि यही निज़ाम होना चाहिए। लेकिन इस निज़ाम में एक आम इंसान के लिए आज़ादी नहीं है, उनका कोई कानूनी हक नहीं है। और आप देखिए कि तालीम के दरवाजे बंद हैं। इस वक्त कबायली इलाकों में शरई तालीम 3% से भी ख़वातीन में कम है। कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई और यूनिवर्सिटी नहीं है। सड़कें बर्बाद है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, दूर दराज मुकामात पे जाकर अब भी गधों पर मटके रखकर पानी ला रहे हैं, वरना ख्वातीन अपने सरों पे घड़े रखकर ढेरों सारे मसाइल हैं सिराजुल हक साहब जिनकी निशानदेही आप भी कर रहे हैं। ऐसे में फिर कैसे कबायलियों को कौमी धारे में शामिल किया जाएगा? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कबायलियों को काबिल कबूल होगा? हुकूमत केपी में ज़म करने की बात तो कर रही है फाटा को, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान तो उसे अलग सूबा देखना चाहते हैं। देखिए, बात तो वही होगी जो वहाँ के आवाम चाहते हैं। अब खुद सरकार की कमेटी ने यह कहा है कि हम 7,000 लोगों से मिले हैं, उसमें वहाँ के एल्डर्स थे, वहाँ उलमा थे, वहाँ यूथ और ताजर और सहाफ़ी और वकला और इंसानी हुकूक के एक्टिविस्ट, इन तमाम लोगों ने बिल-इत्तेफाक यही डिमांड किया कि हम FCR का खात्मा चाहते हैं और हम खैबर पख्तूनख्वा में इंज़िमाम चाहते हैं जी। और हम वही राइट चाहते हैं जो इस्लामाबाद में एक पाकिस्तानी को मुयस्सर है। इसलिए तारीख की इस भैये को उल्टा घुमाना मेरे ख्याल में ये इंसाफ नहीं, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। फिर यह कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस खित्ते बहुत शुक्रिया अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हमारे हमले फाटा रिफॉर्म्स पर हमने बात की। एक ब्रेक लेते हैं जिसके बाद कुछ और स्टोरीज भी आपसे शेयर करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया।